मूर्ति उठाकी, मूर्ति उठाकी। और उसके साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन से प्रार्थना करती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। मूर्ति उठागी, मूर्ति उठागी, मूर्ति उठागी। भाई सबको ज्वाइन करवा रहे हैं आपको, ठीक है? जी मनोहर लाल की सबको आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने अध्यक्ष जी का, जी विद्याराज जी का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। भाई जो मेरे समर्थ है सब हाथ ऊपर कर दो, सब राज्यों में सारे जय श्री राम। इसके बाद दीपक निवास हुड्डा जी कीर्तिमान स्थापित किया। दीपक जी जो पूर्व में भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। और साथ में स्वीटी बुरा जी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और भीम अवार्डी है बॉक्सिंग प्लेयर। ऐसे दोनों खिलाड़ियों का हमारे योगेश्वर दत्त जी साथ में है। दोनों का आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ऐसी महान विभूतियों का स्वागत एवं अभिनंदन। आप सबसे भी प्रार्थना के तालियां बजाकर इन दोनों महान खिलाड़ियों का सामने फोटो जी, फोटो मंत्री जी। जय श्री राम। हम आप सबके बच्चे रोहतक से हूँ, मैं बहुत सारा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आपके गरीब बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखा है। ये पूरे देश की आवाज है। आज मैं आपको बता दूं, जहां हम भी उसी में शामिल, हम बोलते थे कि भारत की जनता 100 करोड़ के आसपास है, मेडल 5-4 आते हैं। इस एशियन गेम्स में और पैरा एशियन गेम्स के कुल मिलाकर 221 मेडल हिंदुस्तान ने हासिल किए इस भारत देश ने। माननीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियां, हमारा खिलाड़ी आज दुनिया के हर कोने में प्रैक्टिस करता है अभ्यास। उनको संजोने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं मनीष जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, नारायण सिंह सैनी जी का, हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, जिन्होंने अपना साथ दिखाने का काम किया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं अपने पूरे दल बल के साथ अपने केशव हुड्डा जी और गौरव हुड्डा जी भी मंच पर आमंत्रित हैं। 1000 के मालिक बन गए और एक ऐसा संत जिसने 1 रुपए की, ये ताकत है हमारे देश की। अब देश की आवाज को नकार नहीं सकता है कोई। तो ये हमारा उद्देश्य है। हम देश में अपने देश को दुनिया की बड़ी ताकत ये बनाना चाहते उधर बढ़ गए हैं। मोदी जी ने भी 3 दिन पहले कहा कि 2013 के अंदर जब पार्लियामेंट में भाषण दिया, उस समय के प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि हम दुनिया में 11वें स्थान पर आ गए हैं और दुनिया में 5वें स्थान पर हम 30 साल के अंदर आ जाएंगे, अर्थात 2043 में हम 5वें स्थान पर आ जाएंगे। उन्होंने टारगेट रखा, लक्ष्य रखा, चलो अच्छी बात है।
लेकिन मित्रों, जिस तेज गति से 2013 के बाद 14 से लेकर आज तक शासन चलाया है, आज हम 5वें स्थान में 2023 में आ गए हैं, 20 साल पहले आ गए। जो टारगेट उन्होंने 30 साल का रखा था, हम 10 साल के अंदर उस टारगेट पर आ गए और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हम तीसरी बड़ी शक्ति ये दुनिया की बनने वाली है। तीसरी बड़ी शक्ति हम जापान, जर्मनी इसको भी क्रॉस कर जाएंगे। तो भाई बहनों, ये देश की हालात, देश की सिस्टम, ये देश की आर्थिक स्थिति, और वही हमको हरियाणा में भी उसका आभास हो रहा कि नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ये जो राम राज्य की कल्पना की गई है, 22 जनवरी को जिस रामचंद्र जी के मंदिर का वहां मूर्ति प्रस्थान हुआ है, उसके कारण से देश में राम राज्य की जो चर्चा चली है, हरियाणा तो बहुत पहले से अपनी योजना बना करके व्यवस्था परिवर्तन के बहुत सारे काम किए कि कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं चलेगा, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये मैंने 2014 में नारा दिया था। उस समय लोग कहते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, मैं उसमें कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक भूमिका हर एक उस समय के मुख्यमंत्री की होती थी कि जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, मेरे लिए तो वही हरियाणा है। ये उस समय पर भूमिका होती थी। आज हमने करनाल के लोगों को कहा कि मैं विधायक करनाल का हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का हूं। मेरे समय में सारे प्रदेश में एक समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे फिर नौकरियां हो, चाहे ट्रांसफर्स हो, चाहे उस समय के गोरख धंधे, ये सीएलई और लाइसेंस चलते थे। पहले क्या होता था, हर फाइल मुख्यमंत्री के कार्यालय में आती थी, उनकी सहमति होती थी कि इसको सीएलयू देना कि नहीं देना, इसको लाइसेंस देना कि नहीं देना। 1 नवंबर 2016 जब हमें किसी ने बताया, 1 साल भर लग गया हमको समझने में कि ये ताकत अभी मुख्यमंत्री के पास है। मैंने कहा मुख्यमंत्री के पास क्यों है भाई? मैं कौन से जानता हूं कौन सा किला कहां है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है और कौन से मकान कैसे बढ़ने हैं। ये काम डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग का है, अपने हाथ से करे, ठीक करेगा तो वाहवाही हो जाएगी, गलत करेगा तो उठा के जेल के अंदर डाल देगा। हमने उसे वो ताकत ही छोड़ दी। आज कोई फाइल सीएलई की या किसी लाइसेंस की मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आती। बहुत सी ताकतें छोड़नी पड़ती न्याय करने के लिए। एक ताकत मुख्यमंत्री के पास ये होती थी कि जो क्लास 1 के अधिकारी, उनको किसको आईएएस बनाना है, ये मुख्यमंत्री की कलम से बन जाता था। ज्यादा नहीं, साल में 1 बन जाता था। जब हम आए तो हमें ये बताया गया कि ऐसे ऐसे होना। मैंने कहा मेरे पास कौन सा पैमाना है कि कौन सा क्लास होना, अधिकारी जो है बढ़िया है, कौन सा घटिया। 4-5 साल तक सोचते रहे, करते रहे। आखिर 4 साल के बाद हमने नियम बनाया कि भाई जिसने आईएएस बनना फार्म भर दो, इम्तिहान ले लेंगे और उसके 5 गुना यूपीएससी को भेज देंगे। यूपीएससी उसका इंटरव्यू ले ले, जिसको बनाना बना ले, हम अपने हाथ में ताकत नहीं रखते हैं। मुझे कोई अपने और प्राय इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर मेरे परिवार के बारे में कोई बात करेगा तो लोग तो कहते हैं कि इसका परिवार तो क्या है भाई, अपने काम में लगे, बहने शादी हो गई, सब चले गए, इसका तो कोई आगे पीछे है नहीं। मैं कहता हूं हरियाणा के 2,80,00,000 लोग, ये मेरा परिवार है भाई, ना, ये मेरा परिवार। विचारधारा की बात है कि विचारधारा से शून्य। अगर विचारधारा लेके चले तो विकास के विरोध में बोलना, परिवारवाद को लेके चलना, करप्शन घट घट तक पहुंचाना, ये इनकी विचारधारा बन गई थी। आज उससे भी लोग त्रस्त हैं, समझ गए। और मैं समझता हूं रोहतक जैसा स्थान, जहां निजी सदस्यों को परिवार मान करके और एक परिवार आगे बढ़ रहा था, वहां अब ये परिवार निजी सदस्यों का परिवार नहीं, कार्यकर्ताओं का परिवार बन के चलेगा। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जैसे आदमी जब रोहतक में इसको पलटा लगाने के लिए अब आ गए हैं, तो परिवारवाद जो वंशावली है वो नहीं चलेगी। अब इस रोहतक के अंदर राष्ट्रीय विचार ये उत्पन्न होकर के आगे बढ़ेगा और इसका परिणाम बहुत दूर नहीं, अभी महीनों में ही मिल जाएगा।
कुछ ही महीने हैं बाकी। इन महीनों में ही ये निजी सदस्यों का परिवार समाप्त होकर के अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक परिवार ये उभर करके आएगा और निश्चित रूप से इस विचार को पलटने के लिए अब हमने कमर कस ली है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो कांग्रेस इंदिरा जी के वक्त की कांग्रेस थी या राजीव जी के वक्त की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस नहीं रही। जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, जिनके साथ लोग हैं उनकी कीमत नहीं है, जो खुशामदी लोग हैं उनको आगे बढ़ावा मिल रहा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने टोटल सरेंडर कर दिया बाप बेटे के सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र के सामने सरेंडर कर दिया। तो उसके विरोध में हम लोग आज आए हैं, हजारों की संख्या में, कई हजार लोग थे आज। और स्वयं आप सब लोग हैरान होंगे, इतनी बड़ी संख्या में गढ़ी सांवला कलोई से लोग आए हैं। और उन्होंने ये निर्णय किया है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और उनके बेटे के लिए बड़ा घातक होगा। बाप बेटा दोनों को पिछली बार भी हराया था, इस बार फिर हराएंगे। बल्कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में भी प्रवेश नहीं करने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमने फैसला किया है। आपने मन से कहा कि इमोशनल कार्ड है, रोने हो गया है, आंखों में आंसू आ गए। वो मैं क्या बताऊं, मुझे कहना बार बार ठीक नहीं आता। वो आदमी रो रहा है वोटों के लिए। कभी रोने से कभी वोट मिलते हैं क्या? अरे आप रो क्यों रहे हैं? आपने काम किए होते, काम तो किए नहीं। कुछ पहलवान टाइप लोग थे, वो घेरे रहते थे उनके बेटे को, उसके बेटे राजकुमार को, और वो राजकुमार उस हवा में रहता था। जो आम आदमी के काम हुए नहीं, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष है, जिसकी वजह से नहीं 10 साल जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो फिर चुनाव कम से कम 8-10 साल नहीं हारते। भजनलाल का देख लो, भजनलाल का बेटा अभी तक चुनाव जीत रहा है। चौधरी बंसीलाल के परिवार अभी तक चुनाव जीत रहे हैं। चौधरी देवलाल का परिवार अभी तक चुनाव जीत रहा है। तो अगर इन्होंने काम किए होते ना, तो लोग इनको जिताते। इन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। एक गांव के अंदर एक आदमी के तो 8 आदमी लगा दिए, पूरे एक ठोड़े के ठोड़े को छोड़ दिया, पूरे पाने के पाने को छोड़ दिया। तो ये इनकी पॉलिसी गलत थी, जिसकी वजह से आज ये इनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने मंच से भी मुख्यमंत्री के सामने कुछ मांगे रखी हैं। हाँ, वो तो कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए है। खिलाड़ियों का 15,000 खिलाड़ियों का टेक्निकल वजह से वो रुका हुआ है, उनका कैश अवार्ड, वो मैंने कहा है। दूसरा, ये ग्राउंड के जो ट्रैक है, राजीव स्टेडियम का ट्रैक, एथलेटिक्स का ट्रैक, वो खराब हो चुका है, उसको ठीक कराओ। 2-3 मांगे मैंने रखी हैं, वो मेरे ख्याल जरूर पूरी हो जाएंगी, ऐसा अनुमान है। आप चुनाव लड़ना चाहते थे, कह रहे थे मैं चुनाव लड़ना। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, मेरी जिंदगी की, हम दोनों की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक देश के लिए मेडल जीत के देश का मान बढ़ाया, देश की सेवा की है। अब हमारे खिलाड़ी भाइयों की जितनी मदद कर सकेंगे, जो संघर्ष मैंने किया है, मैं चाहता हूँ कि हजारों मेरे खिलाड़ी साथी उस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनके खेल के जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दीपक जी, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हैं कि जो खिलाड़ियों के लिए किया है उन्होंने किसी भी सरकार ने नहीं किया, उनकी खेल नीति या जो सरकार मौजूदा है उस खेल नीति के आगे कुछ भी नहीं है। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे दादाजी की उम्र के हैं, जहाँ भी मिले हैं बहुत मान सम्मान दिया हमने उनको भी। उन्होंने भी खेल के लिए कार्य किया था, ये हम मना नहीं करें। लेकिन जो मौजूदा सरकार हमारी बीजेपी सरकार खेलों के लिए काम कर रही है, वो कहीं ज़्यादा अधिक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले हम ये बात करते थे कि हिंदुस्तान की जनसंख्या तो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मेडल 2-4 आते हैं। आप सबको पता है इस बार एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के अगर मेडल मिले तो 221 मेडल है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। और रही बात ग्राउंड लेवल पे, तो जो खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, किसी भी बच्चे का खेलो इंडिया में कोई भी मेडल आता है तो उसको हर मंथ 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 10,000, 20,000, 30,000 हर मंथ सहायता राशि मिलती है। जब हमारा दौर था, जब मैं खिलाड़ी बनने के लिए शुरुआत की, तो एक पैसे के लिए मोहताज थे। कभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना जाता था, अपना पेट काट के अपने खेल का खर्चा ही नहीं उठा पाते थे। आज किसी का बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा भी सक्षम है, तो उसको हर महीने खेलो इंडिया स्कीम के तहत रुपए मिल रहे हैं। खेलो इंडिया, ये नर्सरी कितनी ज़्यादा है, आप देखिए हरियाणा प्रदेश में हर नर्सरी के माध्यम से बच्चों को उनकी जो भी ज़रूरत की सामग्री वो वितरित की जाती है, हर महीने रुपये दिए जाते हैं।
उनके लालन पालन के लिए, उनके खेल की तैयारियों के लिए। इसके साथ साथ आप खेल बजट देख लीजिए, इस बार जो केंद्रीय खेल बजट है वो 3 गुना किया गया सीधा, कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। केंद्रीय खेल बजट को बढ़ाकर 3 गुना किया गया है। आज हिंदुस्तान का खिलाड़ी विदेशों में ट्रेनिंग करता है, इसलिए मेरे भाई नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खिलाड़ी जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं उनके साथ जो उनको भौतिक जरूरत होती है उनके खेल के लिए विदेशों में ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी खेल नीतियों की बदौलत ही तो है। पिछले दिनों जो खिलाड़ियों के साथ इंसिडेंट हुआ है, आप मानते कि उसमें राजनीति थी? देखो, मैं भी खिलाड़ी हूँ और खेल संघ अगर भंग हो जाते हैं तो इसमें सरकार का दोष नहीं होता। हमारी कबड्डी की, मैं भारत का कप्तान रह चुका हूँ, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी। खेल संघ हमारा भी भंग रहा है, हमने भी बहुत सारी चीजें झेली हैं, तो लेकिन सरकार का खेल संघों से कोई, ये हम बोल नहीं सकते सरकार के ऊपर। खिलाड़ी मेरे जो साथी भाई बहन है वो भी देश के लिए मान सम्मान बहुत बड़ा है। हमें बस ये पता है कि हम देश की तरक्की में अपनी तरफ से कितना योगदान दे सकते हैं, हम वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। मेरे जो खिलाड़ी साथी गाँव के तबकों में इतने हजारों युवा साथी परेशान रहते हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उनकी मदद कर सकूँ उनको आगे बढ़ने में। और हम कोई कोर्ट नहीं है कि हम ये डिसीजन ले कि वो कौन गलत है, कौन सही है, कौन पॉलिटिक्स कर रहे, क्योंकि हमें उनके बारे में, किसी के बारे में इतना नहीं पता। तो जो होगा वो हमारा तो खेल का मेन बात तो ये है ना कि आप खेल का विकास देखिए। आज हमारे गांव की माताएं बहनें खुद अपने बच्चों को लेकर स्टेडियमों में आती हैं। पहले हरियाणा में ऐसे नहीं था, बच्चे खेलते थे, खेल का विकास भी था। ये सामने राजीव गांधी स्टेडियम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम 100 माताएं अपने बच्चों को लेकर आती है। किस लिए? इसी उम्मीद में ना कि उनको पता है कि खेलो इंडिया में खेलेंगे या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। अगर राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में पदक आता है तो डायरेक्ट जूनियर कोच की भर्ती की जाती है। डिप्टी डायरेक्टर के कितने पदों पर, सैकड़ों पदों पर भर्ती हुई है। हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा धनराशि दे रहा है, आप सबको पता है। वो धनराशि पहले से बढ़ाई ही गई है, कम थोड़ी ना की गई है। पहले 2 करोड़ होते थे, अब 3 करोड़ दिए जाते हैं एशियन गेम्स के मेडल के लिए। मैंने बताया भी आपको कि मेरा मेन रीजन, मैंने स्टेज पर भी बोला है और मैंने जब वीडियो अपलोड किया था उसके लिए बोला है कि मैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो मतलब देश हित में जो कार्य किए हैं और जो हमारी जो पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। जैसे कि हम पहले बाहर जाते थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बाहर ही ज़्यादा, बाहर कंट्रीज में हम ज़्यादा रहते हैं, और मैं पिछले 14 साल से मैं मतलब गेम कर रही हूँ, बॉक्सिंग कर रही हूँ। और पहले हम जाते थे तो हमारी जो छवि थी, और अब हम जो जहाँ मतलब वहाँ जाते हैं और जो वहाँ हमारी इज्जत होती है, वो देखकर ना मतलब मन में ऐसे गर्व महसूस होता है। अब हमें ना इंडियन कहने में ना खुद को गर्व महसूस होता है। जैसे पहले शर्म आती थी कि ऐसे हम बोलते थे ठीक है हम करो, हम खुद करते, लेकिन दूसरे हमारे ऊपर मतलब ऐसे मजाक उससे लेते कि ये इंडियन है, मतलब वो ऐसे कहीन भावना होती है ना, और उस तरीके से हमें देखते थे। लेकिन आज लोगों के जो हमें देखने का नजरिया है वो हमें मतलब ताकतवर कंट्री के रूप में हमें देखती हैं, और एक मतलब हम हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी और साइंस में भी, और हर चीज में हम मतलब जैसे G20 हो गया, और बहुत सारे मैटर है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं। और जहां हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहाँ इतना अच्छा हम लोगों ने, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में देश ने इतना अच्छा किया है। और हम जो बिल्कुल नीचे के लेवल पर थे उसके 5th मतलब प्लेस पर हम जो दुनिया में आए हैं, यही वजह थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी, और वो नीतियाँ अब भी कायम है। उसमें से कुछ ऐड ही किया है। देखिए कि कोई ना कोई किसी न किसी काम की शुरुआत करता ही है, और जैसे उनसे पहले हमारे चौटाला जी ने शुरुआत की थी, उनके बाद हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उन्होंने उनकी इनामी राशि भी बढ़ाई थी और बहुत अच्छे काम किए थे। और अभी उनके बाद हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं, उनके बाद उन्होंने और ज्यादा मतलब राशि को बढ़ावा दिया है। तो खेल के उसमें तो हम देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। और एक मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पारदर्शिता है जो
हमारे अभी इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा है कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना हो, और इसी चीज को और सबको कि किसी को कास्ट के आधार पर, क्योंकि मैं खुद एक कास्ट में बिलीव नहीं रखती हूँ इतना कि जैसे लोग ऐसे कास्टिज्म में बिलीव करते हैं। कास्ट कुछ नहीं होती, इंसान होती है। और मैं ये मानती हूँ कि जैसे हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं हमारे कास्ट को। तो जैसा कर्म है, अब आप अगर मैं कुछ जो हमारा काम होगा उसी के हिसाब से मेरी जात होगी, वही मैं उस चीज में ही बिलीव करती हूँ। और ये चीज मुझे इन लोगों की बहुत ज्यादा मतलब अपने भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और इसकी मैं अब आप एक्टिव राजनीति में कदम रख दिया है, क्या टिकट की दावेदारी पेश करती है? देखिए, अभी तो मैंने देश सेवा के लिए अभी मैं खेल रही हूँ, और खेल मेरा कंटिन्यू ही है। अभी अगर मुझे ऐसा कुछ, अभी मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, लेकिन अगर मौका मुझे अगर कभी मिला आगे आने वाले टाइम में, अभी मैं क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू खेल रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कभी मौका मिला तो मैं देश की सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लूंगी। क्योंकि एक जो जैसे कि एक प्लेयर होता है, मुझे पता है कि मैंने किन किन चीजों को फेस किया, किन किन चीजों को हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उन चीजों को सिस्टम में रहकर करेक्ट कर पाए, उससे अच्छा मतलब हो ही क्या सकता है। क्योंकि जब हम सिस्टम के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो अगर हम जैसे बोलने से अच्छा अगर हम उस सिस्टम में रहकर वो चीजें करेंगे तो बहुत इजीली हो जाती है ना। कि क्योंकि सिस्टम जो मतलब होता है कि कुछ, अब मान लो कि मेरी सोच अलग है और मतलब और किसी की सोच, दूसरे की सोच अलग है, हम किसी के ऊपर अपनी सोच नहीं थोप सकते। और मैं प्लेयर हूँ, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी प्लेयर, और वो सिस्टम में आएगा तो मतलब खेल डिपार्टमेंट में आएगा तो उनकी सेम थॉट प्रोसेस होगा। क्योंकि कोई किसी चीज के ऊपर काम करता है, कोई दूसरा किसी और चीज के ऊपर काम करता है, लेकिन मेरा इस चीज में आने का सिर्फ यही मोटो है कि मैं अपने देश में जो खिलाड़ियों को और ज्यादा ऊपर तक लेकर जा सकूं। जो ग्रास रूट पर जो बच्चे हैं जिनको मतलब सहायता नहीं मिलती, इस वजह से वो दम तोड़ देते हैं, जबकि उनका खेल बहुत अच्छा होता है, और जो कि ओलंपिक में मेडल लाने के वो लायक होते हैं, और फिर भी उनको मतलब चांस नहीं दिया जाता। उनके साथ भेदभाव होते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स होती है, जिसका मैं भी शिकार हुई हूँ। 2020 में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि कुछ कोचेस भी रहते हैं, कुछ फेडरेशंस भी रहती हैं, सब चीजें होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और उन फैक्टर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम सिस्टम के अंदर अपने आप को डालकर, अपने ऐसे किसी व्यक्ति को डालकर जो मतलब फेयर डिसीजन ले सके, तो तब हम उसमें सुधार लेकर आ सकते हैं। और ये सुधार हम जरूर लेकर आएंगे। हमारा भारत भी एक दिन मतलब हर चीज में बिल्कुल पारदर्शी होगा। कोई बच्चा मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा, मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो ये बोले कि मेरे साथ कभी गलत हुआ है। अभी जो कुश्ती खिलाड़ियों के साथ उन्होंने आवाज उठाई जंतर मंतर पे, उसको लेकर देखिए, उनके साथ उनके लिए तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके लिए सरकार है, हमारा सिस्टम है, सब चीजें हैं। हमारी सरकार ने भी जो फेडरेशन को भी सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई है, वो भी हमारे खिलाड़ी साथी ही हैं। क्योंकि जो होगा वो सब सिस्टम के अनुसार सब चीजें हो रही है और होगी, और उनके साथ भी जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम अच्छा है। और किसी के साथ भी कुछ भी अन्याय होता है तो उसको न्याय जरूर मिलता है।